Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to start with lecture 2 of theories of international trade and political economy. यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम अभी बाकी की इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज को डिस्कस करेंगे जो पिछले लेक्चर में हमारी रह गई थी। अभी तक हमने क्लासिकल थ्योरीज को डिस्कस किया जिसके अंदर इंटरवेंशनिस्ट थ्योरी और नॉन इंटरवेंशनिस्ट थ्योरीज को हमने डिस्कस किया। यहाँ पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ ट्रेड पैटर्न्स को, जिसके अंदर ट्रेड डिपेंडेंस की और ट्रेड कंपेटिटिवनेस की थ्योरीज शामिल हैं। तो ट्रेड पैटर्न की थ्योरीज से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहले है ट्रेड डिपेंडेंस थ्योरीज, जो कि एक्चुअली बताती हैं कि किसी कंट्री की ट्रेड पे कितनी डिपेंडेंस है और क्यों है। तो 3 थ्योरीज हैं उसके अंदर, थ्योरी ऑफ कंट्री साइज, फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरीज, या समटाइम्स इसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी रेफर किया जाता है, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। थ्योरी ऑफ कंट्री साइज बेसिकली बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। ये कहती है जी कि जिस कंट्री का साइज छोटा होगा उसे ट्रेड पे ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा, और जिस कंट्री का साइज जो है वो बड़ा होगा एरिया वाइज उसको ट्रेड पे कम रिलाय करना पड़ेगा, डिपेंड करना पड़ेगा। उसकी मेन रीज़न ये है कि बड़े कंट्रीज के पास वास्ट क्लाइमेट होता है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं, सो उसके पास ज़्यादा एबिलिटी होती है चीज़ों को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की। उसे कम रिलाय करना पड़ता है दूसरे कंट्रीज़ पे रॉ मटेरियल्स के लिए, और इन वजूहात की वजह से जो है वो बड़े कंट्रीज़ को कम रिलाय करना पड़ता है ट्रेड के ऊपर। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस थ्योरी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का आता है कि ज़ाहिर बात है जो छोटा कंट्री है उसको हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करना पड़ती है, जबकि बड़े कंट्री की बात करें तो वो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स इस तरह लगा सकता है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप रशिया की बात करें तो रशिया एक साइड पे अफगानिस्तान के साथ अटैच हो रहा है, एशिया में चाइना के साथ लग रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो वो यूएस के साथ भी लग रहा है। तो रशिया इतना बड़ा है कि वो इजीली 2 कॉन्टिनेंट्स को कवर कर सकता है। सो उसकी जो ट्रेड यूएस या उधर की कंट्रीज के साथ ज़्यादा है वो उसके यूनिट्स जो हैं उधर लगाएगा कि जो उन एरियाज के नज़दीक हैं, और जो प्रोडक्शन या जो ट्रेड उसकी एशिया के साथ ज़्यादा है वो उसके यूनिट्स उन जगहों पे लगाएगा जो एशियन कंट्रीज के करीब हैं। तो इस तरह रशिया जो है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेव कर सकता है। नेक्स्ट थ्योरी फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, या इसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। जिन इकोनॉमिस्ट ने इसको प्रपोज किया हेक्सचर एंड ओलिन, उनके नाम पे समटाइम्स इनको हेक्सचर ओलिन मॉडल के नाम से भी रेफर किया जाता है। ये थ्योरी बेसिकली कंपैरिजन करती है कंट्रीज का बेस्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और बट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंपैरिजन ये करती है बेस्ड ऑन लेबर, कि लेबर के मुकाबले में हर कंट्री के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, वो डिफरेंट होते हैं। सो थ्योरी ये प्रपोज करती है कि कंट्री उन गुड्स को बनाने में एक्सेल करेगी जिन गुड्स को बनाने के लिए उनके अबेंडेंट या जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, वो ज़्यादा मौजूद है। फॉर एग्जांपल जिस कंट्री के पास लेबर के मुकाबले में लैंड ज़्यादा है वो कंट्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने में एक्सेल कर सकती है। जिस कंट्री के पास लेबर के मुकाबले में लैंड कम है वो कंट्री एग्रीकल्चर में एक्सेल नहीं कर सकती। उस कंट्री को फोकस करना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर,
या सर्विसेज के ऊपर। इसी तरह जिस कंट्री के पास लेबर के मुकाबले में कैपिटल कम है, वो कंट्री एक्सेल करेगी उन गुड्स को बनाने में जिनके ऊपर टेक्निकल कॉस्ट कम है और लेबर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जबकि वो कम कंट्रीज जिनके पास लेबर कम है, कैपिटल ज़्यादा है, वो फोकस करेंगी उन गुड्स को बनाने के लिए जिनके अंदर टेक्निकल प्रोडक्शन ज़्यादा है और लेबर का काम कम है। सो ये बेसिकली थ्योरी सजेस्ट करती है कि लेबर एज कंपेयर टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनका प्रोपोर्शन क्या है। इसीलिए इसको फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी कहते हैं कि लेबर का प्रोपोर्शन विद अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये थ्योरी जो है वो अच्छे तौर पे एक्सप्लेन कर पाती है कि लेबर की जो मूवमेंट है बिटवीन कंट्रीज वो क्यों होती है, कैसे होती है, बल्कि ये बेसिस बनती है एक और थ्योरी की जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फैक्टर प्रोपोर्शंस को ज़रा ज़हन में रखिएगा, अभी हम इसको दोबारा रेफर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है जी कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी बेसिकली सजेस्ट करती है कि हर कंपनी एक कंपनी जो भी गुड्स बनाती है वो बेसिकली अपने होम एनवायरनमेंट को देखते हुए बनाती है। सो कंट्रीज़ के लिए उन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना रिलेटिवली इजी होता है जो कि एनवायरनमेंट में उनके जैसी हों। क्यों? क्योंकि उन एक कंट्री में जो गुड्स बन रही हैं वो इजीली दूसरी कंट्री के अंदर बेची जा सकती हैं, उनकी एक्सेप्टेंस भी ऑलरेडी अवेलेबल होती है दूसरे कंट्री के अंदर। बट ऑब्वियसली उसके लिए अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं और वैसे ही प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्री में भी मौजूद हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसी फीचर्स डेवलप करने पड़ते हैं जो जिसकी वजह से दूसरे कंट्री के कंज्यूमर आपकी भेजी हुई, आपकी एक्सपोर्ट की हुई गुड्स को इस्तेमाल करें। वो फीचर्स जो हैं वो प्राइस के हिसाब से भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के हिसाब से भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि आपके प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स वहाँ का कंज्यूमर यूज़ करे। नेक्स्ट हमारे पास आती है जी ट्रेड कंपेटिटिवनेस थ्योरीज। दो थ्योरीज इसमें जो पहले मैंने जिक्र किया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी और डायमंड ऑफ नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज, और एक और थ्योरी जो कि एक्चुअली ट्रेड कंपेटिटिवनेस को कम लेकिन पिछली थ्योरीज जो है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है। हम इन तीन थ्योरीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी या पीएलसी थ्योरी जो है इट्स रियली सिंपल। आपने मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ी होगी। हर प्रोडक्ट की 4 फेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन का, ग्रोथ का, मैच्योरिटी का, डिक्लाइन का। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जब कोई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन के फेज में हो, प्लीज रेफर टू द पिक्चर अबव। जब कोई प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के फेज में होती है तो जाहिर बात है इंट्रोडक्शन के टाइम पे उसको डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, और वो डेवलपमेंट इजीली पॉसिबल होती है कि एडवांस्ड कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी मौजूद है, जहाँ पे सर्विसेज अच्छी मौजूद हैं। तो एक नई प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन के फेज में जो है वो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो ऐसे कंट्रीज़ के अंदर किया जाएगा जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। देन ग्रोथ के फेज में भी ऑब्वियसली आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको एक अच्छी मार्केट चाहिए, मार्केट ऐसी चाहिए जहाँ पे कस्टमर की बाइंग पावर मौजूद हो और आपके पास अच्छे एक्सेस मौजूद हो मार्केट की, कोरियर सर्विसेज और इस तरह की दूसरी सर्विसेज अच्छी मौजूद हों। सो अगेन ग्रोथ फेज में भी वो प्रोडक्ट जो है मोस्ट लाइकली वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर पाई जाएगी। मैच्योरिटी जब आएगी तो ऑब्वियसली अब आपके प्रोडक्शन फैक्टर्स जो हैं या प्रोडक्शन मैकेनिज्म जो है वो स्टेब्लिश हो चुके हैं। अब आप जो हैं अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल कंट्रीज़ के ऊपर फ्लोरिश करेंगे। आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें।
उसकी मेन रीज़न ये भी होगी कि होम कंट्री के अंदर शायद आपकी प्रोडक्ट की डिमांड अब वैसे नहीं रही, बल्कि वो अब बढ़ नहीं रही एटलीस्ट, तो डिमांड को इंक्रीज रखने के लिए या अप रखने के लिए आप एक्सपोर्ट्स की तरफ जाते हैं अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। और चूंकि अब आपको स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको दूसरे कंट्रीज तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जब डिक्लाइन का फेज़ आता है तो डिक्लाइन का फेज़ में प्रोडक्ट्स मोस्टली जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑपरेट नहीं होती, वो प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं की जाती, बल्कि डिक्लाइन स्टेज में वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रही होती हैं। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, हम इसको अगर हम डेली लाइफ में भी देखें तो अपने इर्द गिर्द नज़र डालेंगे तो हमारे पास पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर मोस्टली वो प्रोडक्ट्स कंपनीज ऑफर कर रही हैं जो कि आज से 20-20 साल पहले यूएस यूके वगैरह में ऑफर की जाती थी। तो हम हमारे पास वो प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज छोड़ चुके होते हैं। ठीक है, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, आप मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो जो प्रोडक्ट्स आती हैं स्पेशली टेक्नोलॉजिकल गुड्स जो होती हैं वो पहले एडवांस कंट्रीज में आती हैं, और जब वहाँ से उनकी मार्केट मैच्योर हो जाती है तब वो डेवलपिंग कंट्रीज को ऑफर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हर तरह की प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं और डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट की जाती हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी उनके मतलब कुछ नहीं बताती। देन डायमंड ऑफ नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी है। ये एक्चुअली कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी की ही एक्सटेंशन है। एक्चुअली ये एक्सप्लेन करती है इस चीज को कि वो कंपेटिटिव एडवांटेज जो हमने थ्योरी ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज में पढ़ा था कि आपके पास कंपेटिटिव एडवांटेज होगा तो ही आपको वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए। लेकिन ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि वो कंपेटिटिव एडवांटेज जो है वो अगर आपके पास ऑलरेडी नहीं भी है तो आप उसको खुद डेवलप कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो कि ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि चार चीज़ें ऐसी हैं, चार फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंपेटिटिव एडवांटेज को डिटरमिन करते हैं। फर्स्ट वन उसके अंदर है डिमांड कंडीशंस, कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी डिमांड कंडीशंस क्या हैं। देन फैक्टर्स कंडीशन क्या है कि आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके हिसाब से कौन से हैं, कैसे हैं। एंड देन रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, जो प्रोडक्शन आप करने जा रहे हो आप उसके अंदर कंपेटिटिव एडवांटेज तभी अचीव कर सकते हो जब उसकी रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी आपके पास डेवलप्ड हों। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक्सेल करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि ऑटोमोबाइल की जो रिलेटेड इंडस्ट्री हैं, टायर इंडस्ट्री होगी, स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, नट बोल्ट्स वगैरह या हार्डवेयर इंडस्ट्रीज होगी, ये इंडस्ट्रीज भी आपके पास डेवलप्ड हों। एंड देन लास्टली फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड ड्राइवलरी, कि आपकी मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना है, उस कंपटीशन को मीट करने के लिए फर्म्स की स्ट्रेटजीज क्या हैं, वो कितना एम्बिशियस है अपने बिजनेसेस को कैरी करने के लिए। तो ये चार फैक्टर्स होते हैं जो कि इंश्योर करते हैं आपकी कंपेटिटिवनेस। सो थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि ये चार फैक्टर्स जो हैं अगर पहले आपके पास नहीं भी हैं तो कोई कंट्री इनके ऊपर इन्वेस्ट करके इनको डेवलप कर सकती है, और डेवलप करके उसकी मदद से वो कंपेटिटिव एडवांटेज एक्वायर कर सकती है। अब जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट जो पिछली थ्योरीज नहीं बता सकी या जिनको डील नहीं करते, लाइक इन्वेस्टमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, इस तरह लेबर ट्रेनिंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बाकी की जो पिछली थ्योरीज हमने डिस्कस की हैं
वो इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि इस तरह आप इन्वेस्टमेंट्स करके चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास लास्टली आती है फैक्टर मोबिलिटी थ्योरी। फैक्टर मोबिलिटी थ्योरी बेसिकली फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी की एप्लीकेशन है। ये थ्योरी सजेस्ट करती है, क्योंकि फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी में हमने देखा था कि फैक्टर्स का प्रोपोर्शन डिफरेंट कंट्री के पास डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू लेबर। फैक्टर मोबिलिटी थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि कंट्रीज जो हैं वो अपने वेरिंग प्रोपोर्शंस को या उस वेरिंग प्रोपोर्शन की वजह से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के दरमियान में ट्रांसफर किए जाते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं। एक्चुअली इससे पहले फैक्टर मोबिलिटी थ्योरी से पहले कोई भी थ्योरी जो है वो लेबर की मूवमेंट बिटवीन कंट्रीज जो है उसको सही तौर पे एक्सप्लेन नहीं करती, उसको इतने अच्छी तरह हैंडल नहीं करती रही। ये थ्योरी ऑन द अदर हैंड बेस्ड ऑन फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी लेबर मूवमेंट्स को ज़्यादा डिस्कस करती है कि जो लेबर है, क्योंकि दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इजीली या मूव किए जा सकते हैं नेशंस के दरमियान में, एक लेबर और कैपिटल। ये थ्योरी इन दोनों फैक्टर्स की मोबिलिटी को डिस्कस करती है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैपिटल लेबर किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव होता है। ऑब्वियसली जिस कंट्री में कैपिटल कम है, लेबर ज़्यादा है, तो लेबर जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटी को तलाश करते हुए किसी ऐसे कंट्री में मूव करेगी जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम है। ठीक है, इसी तरह कैपिटल जो है जिस कंट्री के पास ज़्यादा है और उनके पास लेबर कम है, या लेबर तो शायद मूव होके आ ही जाए लेकिन लैंड भी कम है उनके पास, तो वहाँ का कैपिटलिस्ट जो है वो दूसरे कंट्रीज के अंदर अपना कैपिटल लेके जाएगा ताकि वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके और वहाँ से अर्निंग कर सके। तो बेसिकली कैपिटल और लेबर जो हैं वो मूव करते हैं बेस्ड ऑन के दोनों का फैक्टर प्रोपोर्शन क्या है। फैक्टर मोबिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली पहला इफेक्ट आता है सब्स्टिट्यूशन का, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो किसी एक कंट्री में ज़्यादा हैं वो वहाँ से मूव करते हैं उस कंट्री में जिस कंट्री में उनकी कमी है या उनकी डिमांड ज़्यादा है। लाइक इट्स जस्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई। एक कंट्री के पास किसी सर्टेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई ज़्यादा है, अबेंडेंट है उनके पास, और दूसरे कंट्री में उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली वो मूव कर जाएगा उस दूसरे कंट्री में। ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लीमेंटेरिटी एक इसका इफेक्ट आता है कि समटाइम्स जब ये फैक्टर्स जिस तरह मूव करते हैं, स्पेशली कैपिटल की अगर हम बात करें, तो होता ये है कि जब होम कंट्री से कैपिटल मूव करता है तो नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिलेटेड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। वो किस तरह कि फॉर एग्जांपल अगर आप होम कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे और आपने जनाब अपना कैपिटल मूव किया एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, अवेलेबल मौजूद है, लेकिन वहाँ पे लैंड इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे आप फूड प्रोडक्शन का यूनिट लगाओगे। ठीक है, अब जब फूड प्रोडक्शन का यूनिट लगाओगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपके होम कंट्री में आप जो एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास ऑटोमेटिकली एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, कि आप अपने फार्म्स पे एक कंट्री में फूड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, वो कंट्री जहाँ पे लैंड और लेबर बहुत ज़्यादा है, और उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, लेकिन लैंड और लेबर इतने ज़्यादा नहीं है। तो आपने इन्वेस्ट किया दूसरे कंट्री में टेक्नोलॉजी के अंदर, वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया और अपने फार्म्स को
प्रोडक्शन को उधर एक्सपोर्ट किया। अब उसका बेनिफिट क्या हुआ कि आप दोनों तरह से बेनिफिट ले रहे हो। उस प्रोडक्शन यूनिट का जो बेनिफिट होना है वो तो होना ही है, साथ में आप अपने होम कंट्री की प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने का भी बेनिफिट ले रहे हो। तो ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर। तो दीज वर ऑल द थ्योरीज जो कि हमने डिस्कस की हैं अभी तक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको ज़रा डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल इकोनॉमी के, किस तरह पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये अपना रोल प्ले करती हैं और इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन लेने में किस तरह बेनिफिशियल होती हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।